हेलो एवरीवन, आज है 14 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का जीता है चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने। भारत के 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर अश्वथ हेस बने हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया गया। हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर टॉप पर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जीता है रणछोड़ लाल गोस्वामी ने। जेनेवा स्विट्जरलैंड में एआई समिट नेक्स्ट ईयर ही आयोजित की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 40 साल के बाद मतलब किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा रहा है। 11 जुलाई 2026 को भारत न्यूजीलैंड के बीच वर्ष 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है ये 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला समर्पित आईसीएमआर सेंटर फॉर हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश के केलांग में। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस महेंद्रगिरी को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण किया गया मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में पहली बार महिला टीम ने टेस्ट मैच खेला है 10 जुलाई को। और 10 जुलाई को ही किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नया सैटेलाइट फोन सर्विस लॉन्च किया, तो ये बीएसएनएल है। सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अमीर राज्य सिक्किम को बताया गया है। और नेक्स्ट ईयर एशिया का जो सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2027, इसके 16th एडिशन की मेजबानी कर्नाटक करेगा। तो सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और कल के ही दिन से आप लोगों के लिए 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने जून महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। इसकी टाइमिंग डेली शाम में 4 बजे है। जैसे डेली करंट अफेयर आपको मॉर्निंग में 4 बजे मिलता है, 12 महीने का करंट अफेयर की सीरीज आपको शाम में 4 बजे मिलेगी। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज ये 7 बजे चल रही है, तो ये एज इट इज चलेगी। आज इसमें हम सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें मई मंथली का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन बना है, यानी कि मोस्ट लिवेबल सिटी की ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, इसे दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है। जुलाई 2026 में जारी इंडेक्स में 173 सिटीज का आकलन किया गया। उन्हें रहने की सुविधाओं के आधार पर रैंकिंग दी गई है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज की जाती है। वर्ष 2026 के संस्करण में दुनिया भर के 173 शहरों का मूल्यांकन कुल 30 पैरामीटर के आधार पर किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 5 कैटेगरी हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर के हिसाब से, कल्चर और एनवायरनमेंट के हिसाब से, एजुकेशन, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। कोपेनहेगन ये सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है और ये लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, इसमें दूसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न इसमें तीसरे स्थान पर है। भारत का कोई भी शहर इसमें टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। इसी से रिलेट करते हुए एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। इसके पहले टॉप 10 रहने योग्य शहरों की लिस्ट पर नजर डालें तो टॉप पर है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, दूसरे स्थान पर वियना, तीसरे स्थान पर मेलबर्न, चौथे स्थान पर है सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है, 5वें स्थान पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, 6th प्लेस पर है इसमें जेनेवा स्विट्जरलैंड, 7th प्लेस पर है ओसाका जापान का ये शहर है। फिर 8th प्लेस पर फिर से ऑस्ट्रेलिया का शहर एडिलेड है। कनाडा का बैंकूवर इसमें 9वें स्थान पर और जापान की कैपिटल टोक्यो 10वें स्थान पर है। इसी से रिलेट करता हुआ अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है। किसे? राजधानी दिल्ली को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि मोस्टली जो मैं इंडेक्स पढ़ाती हूँ आपको, दिल्ली हमेशा पोल्यूशन के लिहाज से टॉप पर रहता है, तो ये कैसे मोस्ट लिवेबल सिटी हो सकता है। देखिए कुछ जो पैरामीटर इसमें दिए गए हैं, जैसे कि इसमें अलग अलग स्कोर मैंने मेंशन किए हैं। दिल्ली इस इंडेक्स में पहली बात तो टॉप पर है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे 66.7 अंक मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी इसका स्कोर बेहतर है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इसे अच्छा स्कोर दिया गया है। और संस्कृति और पर्यावरण कैटेगरी में इसने
35.4 का स्कोर प्राप्त किया है। तो इन पैरामीटर के आधार पर यदि हम देखें तो दिल्ली ने कुल 48.1 अंक स्कोर किया और ओवरऑल ये 120वें स्थान पर है। यानी कि दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में कोपेनहेगन टॉप पर है, भारत की तरफ से दिल्ली टॉप पर, लेकिन ओवरऑल दिल्ली की रैंकिंग यहाँ पर हो जाएगी 120। यहाँ पर जो मुंबई है 121 प्लेस पर है, चेन्नई है 123 प्लेस पर और बैंगलोर को मिला है यहाँ पर 127 प्लेस। यहाँ यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो अभी हाल ही में हैप्पीएस्ट सिटी की लिस्ट जारी की गई थी, खुशहाल शहरों की, जिसमें कि भारत की तरफ से एकमात्र शहर शामिल था जयपुर, जो राजस्थान की कैपिटल है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बैंगलोर को बताया गया और लखनऊ की यदि बात की जाए तो ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था। एक चीज आप याद रखें कि भारत का ऐसा पहला शहर है जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था तो वो हैदराबाद था। दूसरा शहर रिसेंटली बना है लखनऊ। सवाल तीसरा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच में किस देश को 10 विकेट से हरा करके इतिहास रचा है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लगभग 142 साल के बाद इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर महिलाओं का टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हराया है इंग्लैंड को 270 रनों से हरा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। चौथा सवाल है, दिग्गज पार्श्व गायिका इनकी जो प्लेबैक सिंगर है एस जानकी, इनका रिसेंटली 88 की उम्र में निधन हुआ। पूछा जा रहा है उन्हें देश भर में किस लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता था। तो इन्हें दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता था, नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो एस जानकी जिनका रिसेंटली निधन हो चुका है 1957 से 2017 तक, मतलब 60 साल लंबा इनका जो करियर रहा है, इसमें लगभग इन्होंने 20 भारतीय भाषाओं में 48,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था और वे दक्षिण भारत की कोकिला के रूप में भी प्रसिद्ध थे। इस टर्म में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पूछा जाए कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है तब ये लता मंगेशकर राइट आंसर है। यदि पूछा जाए कि भारत में, मतलब कि भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तब आंसर इसका सरोजनी नायडू है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, दक्षिण भारत की कोकिला पूछा जा रहा है, तब आंसर एस जानकी है जिनका रिसेंटली निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2026 को जारी साइबर सुरक्षा पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल बुनियादी ढांचे के लचीलेपन के लिए ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रहा 2026 का, इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इस ग्लोबल लिस्ट में ना, मतलब ये जो साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रहा है, भारत को इसमें 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिसेंटली ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया गया। इंडिया की रैंकिंग 125 टॉप पर स्वीडन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया 94 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 127 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 है। इंटरनेट शटडाउन में दूसरे स्थान पर है। करप्शन इंडेक्स में 91। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 13 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th प्लेस पर है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6th प्लेस पर है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd प्लेस पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 38 प्लेस पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो लास्ट ईयर की रैंकिंग थी 38 प्लेस पर रहा, टॉप पर स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर मैंने इंडिया की रैंकिंग तो मेंशन की है, साथ में जो कंट्री टॉप पर है वो भी ऐड कर दिया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लैंड के 59 नंबर के प्रधानमंत्री ये कौन बनने जा रहे हैं? तो आप सभी को मालूम है, रिसेंटली जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे कीर स्टारमर, इन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दिया और अब इनके बाद जो एंडी बर्नहम है, ये यूके के 59 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद लेबर पार्टी के अधिकांश सांसद जो है, इन्होंने बर्नहम के नाम का समर्थन किया है। तो ऑफिशियली तौर पर 20 जुलाई को ये पद संभाल सकते हैं। इंग्लैंड की यदि बात की जाए, इसे यूके क्यों कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। बेसिकली 4 स्टेट से मिलकर के बना हुआ है। इधर यदि आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड है, इधर वेल्स है, ऊपर में स्कॉटलैंड, और यहाँ पर आप नदर्न आयरलैंड को यूके का पार्ट मानेंगे। इसके नीचे जो आयरलैंड है, साउथ वाला आयरलैंड, ये यूके का पार्ट नहीं है।
ठीक है। इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन। यहाँ के चांसलर डेविड लेमी है। चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा है। कुछ करंट के फैक्ट मैंने यहाँ से ऐड किए हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने 2008 के बाद पैदा हुए लोगों पर जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें खरीदने पर वर्ष 2027 से बैन लगाने वाला कानून लागू किया है। भारतीय मूल के जो तुषार कपूर हैं, इन्होंने यूके के इतिहास में सबसे कम उम्र में एल्स्ट्री और बोरमवुड के मेयर का पद संभाला है। और ब्रिटेन ने अभी हाल ही में कानून वंशानुगत पियर्स व्यवस्था को समाप्त करके इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून पारित किया। ये मैंने आपको शायद मार्च या अप्रैल के करंट अफेयर में पढ़ाया था। 7वां सवाल है, भारतीय वायुसेना को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो रिपोर्ट है 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया है। देखिए, एयर पावर की बात की जा रही है, किस देश की वायुसेना कितनी मजबूत है, उस हिसाब से ये रैंकिंग दी गई, जिसमें कि भारत को 3rd प्लेस पर रखा गया है। 3rd प्लेस पर क्यों? पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर यहाँ पर रशिया है। ये जो WDMMA की रिपोर्ट है, हर साल 103 देशों की 129 वायु सेनाओं का आकलन करता है। इसमें दुनिया भर के 48,000 से अधिक सैन्य विमानों का भी विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज याद रखें, यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जो रिपोर्ट थी ना सिपरी की, इसमें भारत 5वें स्थान पर है। यानी ऐसा देश जो अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है, इसमें टॉप पर अमेरिका था और भारत की रैंकिंग इसमें 5वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी महिला उद्यम निधि योजना 2026 के तहत पात्र महिला उद्यमियों को अधिकतम कितनी लोन राशि दी जा सकती है? तो मैक्सिमम इसकी सीमा 10 लाख रुपए तक की रखी गई है। इसमें पात्र जो महिलाएं हैं, यूपी महिला उद्यम निधि योजना के तहत इसमें पात्र महिलाएं माइक्रो और सूक्ष्म उद्यम या छोटा व्यापार शुरू करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन ले सकती हैं। ये योजना पात्र लोन पर 4% का रियायती ब्याज दर देती है। 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी गिरवी संपत्ति यानी कि कोलेटरल ये रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे महिला उद्यमियों के लिए लोन लेना यहाँ पर आसान हो जाता है। और ये जो योजना है उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए, महिला जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, इन्हें प्राथमिकता देने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश का आज मैंने मैप तो ऐड नहीं किया, लेकिन रिसेंटली हमने करंट अफेयर में देखा है कि उत्तर प्रदेश का जो सुरहा ताल है, इसे भारत का 100 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है। और रामसर साइट से रिलेट करते हुए शाम में एक मैंने वीडियो अपलोड किया है। रामसर साइट मतलब भारत की जो पूरी 100 रामसर साइट है, किस राज्य में कितनी है और इसके स्टैटिक और करंट के इफेक्ट, तो ये जाकर के आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको सभी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सवाल 9वां है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में अपना रीयूजेबल रॉकेट यानी कि पुनः प्रयोज्य रॉकेट, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, जिसका नाम है RVX, इसकी पहली परीक्षण उड़ान और इसकी जो वर्टिकल लैंडिंग है ये सफलतापूर्वक पूरी करी है? आंसर इसका जैक्सा हो जाएगा, जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है। ये जो रॉकेट है ना RVX, ये 11 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरा और 16 मीटर तक वर्टिकल दिशा में आगे बढ़कर के सुरक्षित लैंडिंग ये कर गया। और ये जापान के अकीता प्रांत में स्थित जो नोसेरू परीक्षण केंद्र है, यहाँ पर ये टेस्टिंग की गई है। RVX ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया है जैक्सा, जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है, और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा। ये प्रक्षेपण लागत को कम करने के लिए तथा जापान के फ्यूचर में यानी कि भविष्य के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों के विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। जैसा कि हमने ऑप्शन में देखा कि जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा है, जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम लिग्नोसैट प्रोब है। रॉसकॉस्मोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, जो अपने नेक्स्ट वीनस मिशन पर काम कर रहा है, जो 2036 में लॉन्च करेगा और इसका नाम हो जाएगा वेनेरा डी। एक प्रोफायर मिशन आप रिलेट कर सकते हैं नासा से, जो कि इसने ध्रुवीय क्षेत्र जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के अध्ययन के लिए इसने लॉन्च किया था। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जो कि अपने पहले मानवयुक्त मिशन गगनयान पर वर्क कर रही है। 10वां सवाल है, किस IIT ने या इनमें से किसने भारत का सबसे बड़ा भूस्खलन चेतावनी सिस्टम यानी कि लार्जेस्ट लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है? तो IIT मंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे व्यापक और बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम ये IIT मंडी के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इस शोध का नेतृत्व IIT मंडी के सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर डेरिक प्रेस शुक्ला ने किया है।
बात की जाए यहाँ पर आईआईटी के करंट अफेयर की, तो हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि आईआईटी कानपुर ने आर्सेनिक का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया जिसका नाम आर्सेनसेफ है। आईआईटी मद्रास ने एंकर नाम का मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया। आईआईटी दिल्ली के द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली का नाम आइला है। आइला की फुल फॉर्म बनती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। आईआईटी बॉम्बे ने देश की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी कि CCUS फील्ड लैब की शुरुआत करी। स्कॉर्प नाम का भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर लॉन्च किया आईआईटी कानपुर ने। भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर लॉन्च करी थी YD1 या आईआईटी मद्रास के द्वारा। ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। और जो भारत का पहला हम हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक देख रहे हैं ना, ये आईआईटी मद्रास के कैंपस में बनके तैयार हो गया है। आईआईटी खड़गपुर ने अभी ड्रम नामक वेब ऐप डेवलप किया था। ड्रम की फुल फॉर्म बनती है डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ये ड्रम है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपने ऑफिस से आपके घर जाना है, आपके घर की दूरी मान लीजिए यहाँ पर 5 किलोमीटर है, तो कई सारे रूट्स होंगे, मान लीजिए 3-4 रूट्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने घर पहुंच सकते हैं। तो किस रूट में आपको ग्रीनरी ज्यादा देखने को मिलेगी? तो ग्रीन रूट का चुनाव करने के लिए इसने ड्रम ऐप लॉन्च किया था। मैंने कल आपसे पूछा था भारत को सिंगापुर और मलेशिया से कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा 3600 किलोमीटर लंबा जो सबमरीन केबल सिस्टम है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम I2C है। आज का सवाल है, जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच यूरेनियम निर्यात समझौता फाइनल हुआ है? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।